नमस्कार, स्वागत है आपका जी मीडिया में। आपके साथ मैं हूं राधा बबुत्रा और मेरे साथ मौजूद है आज एक खास मेहमान जिनका नाम है प्रियल भारद्वाज जी, जो कि फैशन डिजाइनर है, साथ साथ एक समाज सेविका भी है और इतना ही नहीं, बतौर पॉलिटिशियन भी उन्हें बेहद पसंद करा जा रहा है। बीजेपी से महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष हैं। तो चलिए बात करते हैं आज इनके जीवन से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में और आगे के क्या कुछ प्लानिंग्स हैं इनके, ये सब हम आप तक पहुंचाएंगे। आपका फैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट कैसे बना और कैसे आपने इस इंडस्ट्री में कदम रखा? पहले तो राधा, मैंने अपनी इंजीनियरिंग करी और इंजीनियरिंग करने के बाद में मैं निफ्ट हैदराबाद चली गई। तो वहाँ मैंने अपना फैशन की लाइन को परस्यू किया। लंबे समय तक मैंने साउथ में रहना हुआ। 9 साल मैं बेंगलोर में रही और बेंगलोर की जो मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती चली गई। मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग का काम शुरुआत जब किया तो सैंडलवुड, कॉलीवुड, टॉलीवुड तीनों इंडस्ट्रीज़ में जहाँ जहाँ जैसे जैसे व्यवस्था जमती चली गई, अपॉर्चुनिटीज़, मूवीज़ के प्रोजेक्ट्स मिलते चले गए, तो मैंने कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग का लीड कास्ट के लिए काम शुरुआत करी। साथ ही साथ साउथ ईस्ट एशिया में भी आगे अपने काम को जहाँ जहाँ अगेन हमें एग्ज़िबिट करने का मौका मिला, हमने वहाँ किया। एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म फैशन डिज़ाइनिंग का, बीइंग एज अ फैशन डिज़ाइनर, मुझे लगता है कि आप ना केवल अपने देश में बट अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी आप अपने देश के टेक्सटाइल को किस तरीके से आप प्रदर्शित करते हैं। तो ये इस माध्यम से हमने साउथ से लेके कश्मीर तक के बुनकरों के साथ काम करने का अवसर, उनके काम को अपने लेबल पे, अपने शोज़ में, एग्ज़िबिशंस में उसको हमने लोगों के बीच में रखा और लोगों ने उसका स्वागत किया। और मुझे लगता है कि हमारे देश का जो वीव है, जो टैलेंट है, जो कारीगर है, वो दुनिया भर में ऐसा कारीगर मिलेगा नहीं। जी बिल्कुल। बात करी फैशन डिज़ाइनिंग की, साउथ इंडस्ट्रीज़ में आपने काफ़ी कॉस्ट्यूम्स भी डिज़ाइन करे हैं, तो जानना चाहेंगे कि हाल ही में कोई मूवी के लिए आपने कॉस्ट्यूम डिज़ाइंस किए हैं? जी, अभी ऑफ लेट जस्ट अभी 6 महीने पहले ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। पार्ट टाइम जॉब करके एक मूवी बॉलीवुड की जो कि आ चुकी है और उसमें काम करने का अगेन अवसर मिला हम लोगों को और बहुत अच्छा काम हुआ है। जी प्रिया जी, आगे आपसे जानना चाहेंगे कि फैशन डिज़ाइनिंग से पूरा ही अलग राजनीति में आपने कदम रखा, तो यहाँ पर जानना चाहेंगे कि आखिर ये जर्नी आपने कैसे तय करी? क्या परिवार में से भी कोई पॉलिटिशियन रहा है, कोई हिस्ट्री है ऐसी जिससे आपको प्रेरणा मिली और आपने सोचा हो कि मुझे भी अब एज एन पॉलिटिशियन कदम रखना है या समाज सेवा के लिए आगे आना है? हमारे घर खानदान में दूर दूर तक कोई भी पॉलिटिक्स में नहीं आया। सभी लोग सरकारी कर्मचारी, मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं और सेवा का भाव शुरू से ही था मन में, और जो मैं बचपन से अपने घर में जैसा देखती चली आई और सीखने के लिए मिला, उसमें हमेशा शुरू से ये सुनती थी। मेरे दादाजी भी कहते थे कि जब संघ की बात आती है, कोई भी विपदा आती है, तो राष्ट्र को एकता में, एकजुटता में काम करने के लिए संघ जैसा कोई भी ऐसी उन्होंने प्रणाली नहीं देखी, जो कि मुझे सीखने के लिए मिला और मुझे लगा कि वाकई में, और वहाँ से ये बचपन से धीरे धीरे अपने अंदर संघ की संस्कार धीरे धीरे मिलते चले गए घर परिवार से और उसको आगे लेकर के बढ़ी। तो पहला माध्यम तो यही था कि बुनकरों के साथ काम करने का। स्कूल लेवल पे भी छोटा मोटा जैसे हम बच्चे लोग करते हैं, कॉलेज लेवल में भी हम कोशिश करते हैं, वो सब किया। पर जब एक प्लेटफॉर्म मिल गया, जब आप एक बिज़नेस करने के लिए आ गए, तो आपके पास में एक स्ट्रक्चर्ड एक ऑर्गेनाइजेशन आपके पास तैयार हुई, जहाँ आप लोगों को अवसर दे सकते हैं, जहाँ आपको अवसर मिलता है लोगों के साथ काम करने का, जानने का, उनकी क्या समस्याएं हैं जी, किस तरीके से हैंडलूम से इंडस्ट्री पावरलूम इंडस्ट्री की तरफ खसक गई, लोगों की जो डिमांड थी वो फास्ट फैशन की तरफ मूव कर गई। सो ऐसी तमाम बहुत सारी चीज़ें। तो ये सेवा का भाव वहाँ से चलते चलते संगनी सहेली के रूप में कन्वर्ट हो गया। जी, हम जब पढ़ भी रहे थे आपके बारे में, तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये संगनी सहेली जो एक आप चला रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, जो ये एनजीओ रन हो रहा है, बेसिकली कोविड के टाइम पे भी इस एनजीओ ने बहुत अच्छा काम करा है, खास तौर पे महिलाओं के हित में। तो आप कुछ बताना चाहेंगे कि किस तरीके से इस संघ ने काम किया है, इस एनजीओ ने काम करा है और महिलाओं को कितनी मदद पहुँची है?
मुझे आज भी तारीख वो बहुत अच्छे से याद है। 28 मार्च को जब दिल्ली से पलायन एकदम लोगों का हुआ और ये अनाउंसमेंट कर दी गई थी कि यहाँ से यात्री लोगों के लिए सब बसेस वहाँ पे खड़ी हुई हैं आनंद विहार स्टेशन पे और लोग अपने अपने घर जा सकते हैं यूपी बिहार के। तो उस समय हम लोगों का फ्रेंड्स का सर्कल, हम लोग खाना डिस्ट्रीब्यूट करने में लगे हुए थे छोटे मोटे उस पे लेवल पे। तो हमने जब खाना वहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तब जब ये एकदम 3 दिन का वो मुझे लगता है भयावह जो मंज़र था, क्योंकि कोविड सभी लोगों के लिए इस तरीके से आया कि कोई जान नहीं सकता था कि क्या हो रहा है। इवन घर वाले भी यही सोच रहे थे कि अब शायद बचेंगे नहीं। इनफैक्ट मेरे छोटे ब्रदर की शादी हम लोगों ने उस हरी बरी में करी, ये सोच करके कि क्या पता नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा। राइट। तो उस समय जब हम लोग खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तब वहाँ पे 2 बच्चियाँ मेरे पास आईं और उन बच्चियों ने मुझसे पूछा कि दीदी हमें खाना तो रोज़ मिल रहा है, क्या सैनिटरी पैड मिल पाएगा। और तब मैंने ये बात सोची कि ये तो एक किसी भी बच्ची महिला का इतना अभिन्न हिस्सा है और मंथली साइकिल है, जो कि वास्तव में दिक्कत तो हो ही रही होगी। और मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई ये बात। वो बच्चियाँ आकर के वो मेरे लिए आई ओपनर था और वहाँ से वो जो जर्नी शुरुआत हुई। हम लोग, जैसा मैंने आपको बोला कि काम हम अलग अलग फॉर्म में कर रहे थे, बट तब से लेकर के आज तक का दिन हो गया है, हमने लगातार मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे कोविड के दौरान हम लोगों ने तकरीबन एक ठीक ठाक नंबर्स में हमने सैनिटरी पैड्स डिस्ट्रीब्यूट किए। 17 राज्यों में हमारा संगनी सहेली का पैन इंडिया काम हो गया। काफ़ी सारे सरकारी संस्थाओं से भी हमको मदद मिली, इंडिविजुअल प्राइवेट लोगों से। तो हमने बस स्टैंड से लेकर के रेलवे स्टेशन से लेकर के जो भी महिलाएं जा रही थी उन तक हमने सैनिटरी पैड पहुंचाया और वो जर्नी वहाँ से जो शुरुआत हुई वो अभी तक चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। अब बात करते हैं कि एमसीडी चुनावों के बीच में हमने आपको काफ़ी एक्टिव देखा है और बतौर बीजेपी की महिला मोर्चा उपाध्यक्ष के रूप में आपने बहुत अच्छा काम भी करा है। लेकिन यहाँ हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप अपने आप को किस रोल में ज़्यादा फिट मानते हैं और परफेक्ट मानते हैं, क्योंकि समाज सेविका भी हैं आप, फैशन डिज़ाइनर भी हैं और एज ए पॉलिटिशियन भी अब आपने अपने कदम जमाना जो है वो शुरू कर दिए हैं। तो आप अपने आप को किस रोल में ज़्यादा परफेक्ट समझते हैं? एमसीडी का रही बात एमसीडी के चुनाव की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव था ख़ास तौर पर महिलाओं के लिए, क्योंकि एक तो 50% सीट्स रिजर्व थी और कई ऐसी सीट्स भी थी, 8 ऐसी सीट्स थी जहाँ पे कि जनरल सीट पे महिलाओं को चुनाव लड़ाया गया। तो महिलाओं की कितनी प्राथमिकता थी और कितने मुद्दे और इश्यूज़ थे उनके ऊपर इस चुनाव में चुनाव लड़ा गया। तो बीइंग एज अ पदाधिकारी महिला मोर्चा से मुझे संगठन ने काम करने का अवसर दिया और मैंने बहुत ही ग्राउंड लेवल से लेकर के लोगों तक उनकी समस्याओं को समझने से लेकर के चुनाव की जो एक प्रोसेस होती है उसको देखा, सीखा, समझा, जाना, जो कि मुझे लगता है कि काम काफ़ी अच्छा हुआ है और नतीजे भी वैसे ही होने चाहिए। तो कहीं थोड़ा सा लगा कि डिसअपॉइंटमेंट भी था कि चुनाव उस तरीके से वोटिंग नहीं हुई जी। शादियां भी एक रीज़न रही कि लोग नहीं थे। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा दान मतदान है, जो कि हर व्यक्ति को सोचना चाहिए इसके बारे में। सरकार, पार्टीज़, सब लोग बहुत हर प्रकार का तंत्र लगता है, तो मुझे लगता है कि लोगों को भी एक वोट जो कि उनका सबसे इम्पोर्टेंट कीमती है, एक वोट जो है वो कीमती है। आगे बढ़ते हैं। जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो उस दौरान एक किस्सा है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपने एक पुराना स्कूल है जो कि 100 साल से पुराना है, उसे आपने पूरी तरीके से बदल दिया और ये क्या कुछ प्रोजेक्ट था, किस तरीके से आपने उसे पूरे एक नई, मैं कहूँगी, लाइफ दी उस 100 साल पुराने स्कूल को? ये जो स्कूल है ये मथुरा में स्थित स्कूल है और बालिकाओं का स्कूल है, जिसका कि नाम किशोरी रमन बालिका इंटर कॉलेज है और इसकी आयु 114 साल पूर्ण हो चुकी थी आज से 4.5 साल पहले। तो ये स्कूल की जिम्मेवारी मुझे ब्रज शिक्षा कायाकल्प के सौजन्य से मिली और इस स्कूल में तकरीबन 2800 बच्चियां पढ़ रही हैं आज के टाइम पे। ये स्कूल तब स्थापित हुआ
उत्तर प्रदेश में जब बच्चियों की एजुकेशन के बारे में शायद कोई चर्चा भी नहीं करना चाहता होगा। आज़ादी से पहले का स्कूल, 114 साल पुराना स्कूल। तो ऐसे स्कूल पे प्रोजेक्ट पे मुझे काम करने का अवसर मिला, जो कि मुझे लगा कि ये इतना बड़ा चैलेंज है, ये कैसे होगा, क्योंकि वास्तव में बहुत बड़ा एक पूरा स्थापित स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा। बट मेरे ऊपर कुछ लोगों ने विश्वास किया और मेरे जो व्रत शिक्षा कायाकल्प के गुरु हैं उन्होंने मुझे इस काम की जिम्मेवारी दी और इस काम को हमने करीबन हमारी पूरी एंटायर टीम लगी। इसमें केवल सिर्फ मेरा इसमें रोल नहीं है, ये बहुत बड़ा काम था। इसमें उस स्कूल को हमने वापस से पूरा तोड़ करके इसको वापस से खड़ा किया, उसकी आप कुछ क्लिप्स भी देख सकते हैं। और 250 जब स्कूल जाना होता है और वो जब बच्चियाँ आती हैं और गले लगाती हैं, वो मुझे लगता है मेरे जीवन का सबसे बड़ा काम अगर मैं कुछ कर पाई हूँ अभी तक, तो वो मुझे ये स्कूल लगता है। और बच्चियों की भविष्य के लिए, शिक्षा के लिए, जैसा कि शुरू से महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए काम करने का भाव रहा ही है मन में, तो उस हिसाब से एक बहुत एक अच्छा काम हुआ मुझे लगता है। आपसे आगे जानना चाहेंगे कि आप फ़िलहाल राजनीति में काफ़ी सक्रिय हैं, तो क्या आगे आपका इलेक्शन में या फिर चुनाव लड़ने का इरादा है? अगर है तो फिर कहाँ से? सेवा, जैसा मैंने कहा कि सेवा ही भाव है, सेवा ही मन में है। मैं राष्ट्रवादी हूँ और इसी बस अपने दृढ़ निश्चय के साथ जो मेरे लिए जैसा भी संगठन डिसाइड करेगा, जो भी मुझे लगता है ये सब उन्हीं लोगों के हाथ में है। बाकी सिर्फ काम करना हमारे हाथ में है, जो हम कर सकते हैं। अपना नाम अपने आप को अगर कोई व्यक्ति कमाता है तो वो अपने काम से कमाता है। जी, मुझे लगता है कि काम करने का अवसर मिल रहा है और काम कर रहे हैं, बाकी आगे तो जर्नी। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और हमारे दर्शकों को अगर आप कुछ मैसेज देना चाहें। मैं बस आप सभी लोगों को यही कहना चाहूँगी, जिस तरीके से मुझे आप लोगों का स्नेह मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है और काम करने की प्रेरणा मिल रही है, समाज में तमाम महिलाओं से रिलेटेड, बच्चियों से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, हम जितना भी उस पे काम कर पा रहे हैं, मैं चाहती हूँ आप लोगों का सहयोग यूँ ही मिलता रहे और हम इसके ऊपर निरंतर काम करने में लगे हुए हैं और आशा है कि कहीं हम कुछ चेंज लाने की ज़रूर कोशिश कर पाएंगे। महिलाओं को भी एक अलग प्रेरणा मिल रही है कि वो अपने फ्यूचर को, अपने भविष्य को अच्छी तरीके से निखारें। इसी के साथ ही मैं लेती हूँ आपसे अलविदा और ऐसी ही तमाम कहानियाँ मैं आप तक पहुँचाती रहूँगी। आप जुड़े रहें जी मीडिया के साथ।